हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस कहा जाता है दोस्तों। रिसोर्सेस यानी ऐसे साधन जो मनुष्य की इच्छाओं को, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम। ठीक है, या ऐसी वस्तुएं, ऐसे साधन जो मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए आवश्यक हैं, उन्हीं को हम संसाधन कह सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक हमारा है ऊर्जा संसाधन, यानी ऊर्जा संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी साधन प्रयुक्त किए जाते हैं या मानव के ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, उसी को हम ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इन ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं, यानी एनर्जी रिसोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों, मेन सोर्सेस ऑफ द अर्थ कौन है? सूर्य। ठीक है, यानी सनलाइट हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसी प्रकार जल है। जल भी हमारी क्या पूरे मानव जाति ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जाति व वनस्पति जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर हम बात करते हैं भूतापी संसाधन की या भूतापीय ऊर्जा की, दोस्तों यह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बिजली या विद्युत उत्पन्न करने में, जैसे गीजर के रूप में और गर्म जल स्रोत के रूप में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हम इनको भी संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा है। ठीक है, और कोयला है। कोयला जिससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, और पेट्रोलियम है। ठीक है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, आणविक ऊर्जा है। ये सब जो है दोस्तों संसाधन है। और कौन से संसाधन हैं? ऊर्जा संसाधन है। यानी इन साधनों के द्वारा या इन वस्तुओं के द्वारा हमें जो है, या हमारी या मानव जाति की समस्त ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, आइए टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत डीपली हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एनर्जी रिसोर्सेस की, तो ऊर्जा संसाधन मुख्य रूप से जो ऊर्जा संसाधन है दोस्तों, वह दो स्रोतों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी ऊर्जा संसाधन के दो मुख्य स्रोत हैं। टू मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। एट द फर्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक जो स्रोत है उसको हम कह सकते हैं परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत। ठीक है, एक स्रोत कौन सा है? परंपरागत स्रोत। और दूसरा जो स्रोत है दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत। देखो दोस्तों, जो ऊर्जा संसाधन हैं, ये हमें दो मुख्य स्रोतों के रूप में प्राप्त होते हैं। एक है परंपरागत स्रोत के रूप में और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत के रूप में। अगर हम परंपरागत स्रोत की बात करते हैं दोस्तों, ये ऐसे या इन स्रोतों से जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों, वह संसाधन जो हैं
प्रकृति के अनुकूल नहीं होते, यानी पर्यावरण के प्रतिकूल होते हैं और खर्चीले भी होते हैं। इसके अलावा प्रदूषण युक्त होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? जो परंपरागत स्रोत है दोस्तों, वह जो है एक तो पर्यावरण प्रतिकूल होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रतिकूल। और दूसरी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रदूषण युक्त होते हैं। प्रदूषण युक्त। ठीक है, प्रदूषण युक्त यानी पॉल्यूशन फैलाते हैं। और तीसरी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो है समाप्त या समाप्यता। ठीक है, इनमें जो है ये समाप्त प्राय हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? समाप्त प्राय हो सकते हैं, यानी समाप्त हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। ये तीन इनकी मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? परंपरागत स्रोत में। अगर हम बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोत, इसके अलावा दोस्तों अगर आप चौथी इसकी विशेषता देखना चाहते हैं तो ये जो होते हैं खर्चीले भी होते हैं, अधिक खर्चीले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अधिक खर्चीले, अधिक खर्चीले होते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत यानी परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं तो हम आराम से बता सकते हैं दोस्तों, जैसे कोल। कोल मीन्स कोयला, कोल मीन्स कोयला। बात करते हैं दूसरे संसाधन की, पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अगर हम तीसरे संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मीन्स होता है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत हमारा कोयला है, दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम है, तीसरे नंबर पे नेचुरल गैस है। इसके अलावा जो है आणविक ऊर्जा भी कह सकते हैं, आणविक, आणविक ऊर्जा कहो या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर कहेंगे। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर, यानी परमाणु ऊर्जा आदि, परमाणु ऊर्जा आदि। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोत की। ऐसे स्रोत देखो, ऊर्जा संसाधन के ऐसे स्रोत पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, इनकी जो मुख्य विशेषता है दोस्तों, एक तो ये क्या होते हैं? पर्यावरण अनुकूल होते हैं। पर्यावरण अनुकूल कहने का मतलब है पर्यावरण में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर्यावरण को किसी प्रकार से ये जो है हानि नहीं पहुंचाते हैं। कौन? गैर परंपरागत स्रोत। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण मुक्त होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों ये जो है समाप्यता का इन पर लक्षण नहीं पाया जाता, यानी अक्षय होते हैं। ये क्या होते हैं? अक्षय होते हैं, अक्षय। और चौथे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, खर्चीले होते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा परंपरागत स्रोत की अपेक्षा जो है ये जो है कम खर्चीले होते हैं। क्या होते हैं? कम खर्चीले होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ठीक है, जैसे क्या कहा मैंने? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं विंड एनर्जी कहो या पवन ऊर्जा कह सकते हैं, एयर एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे में क्या है? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो जल ऊर्जा,
ठीक है, वाटर एनर्जी यानी जल ऊर्जा। चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों भूतापी ऊर्जा, कौन सा? भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, डॉट इसके अलावा बहुत सारे हैं। अब देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक बार मैं इसका आपको जल्दी से क्विक रिवीजन कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, देखो ऊर्जा संसाधन मनुष्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, मनुष्य की इच्छाओं को और उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम होते हैं। जो ऊर्जा संसाधन होते हैं मुख्य रूप से दो स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं। एक है परंपरागत स्रोत, एक कौन सा स्रोत है दोस्तों? परंपरागत स्रोत, और दूसरे नंबर पे है गैर परंपरागत स्रोत। अगर हम परंपरागत स्रोत की बात करते हैं तो पर्यावरण प्रतिकूल होते हैं ये, दूसरे नंबर पे प्रदूषण युक्त होते हैं, तीसरा समाप्यता का इन पे लक्षण पाया जाता है, और चौथा अधिक खर्चीले होते हैं। ऊर्जा संसाधन के जो परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कोयला है, कोल, दूसरे नंबर पे है पेट्रोलियम, तीसरे नंबर पे है प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा कहो या परमाणु ऊर्जा कहो या न्यूक्लियर पावर कह सकते हैं। गैर परंपरागत स्रोत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हम कह सकते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार से ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है प्रदूषण मुक्त होते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, और तीसरी की अगर हम बात करते हैं ये अक्षय होते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रेन्यूएबल होते हैं। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और ये जो होते हैं नॉन रेन्यूएबल होते हैं, कौन? परंपरागत वाले। ठीक है, अनवीकरणीय होते हैं, ये जो है नवीकरणीय होते हैं, और ये कम खर्चीले होते हैं। परंपरागत स्रोतों की अपेक्षा इनके पीछे जो है खर्चा कम आता है। अगर हम बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोत के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं तो हम बता सकते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, और भूतापी ऊर्जा है। दोस्तों, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात करो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करो, किसी भी स्टेट की, चाहे ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, या पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, यहां तक कि दोस्तों किसी भी प्रकार की जो एग्जाम आयोजित होती है दोस्तों, वहां जो है इनमें से प्रश्न अवश्य बनता है। ठीक है, इस टॉपिक में से प्रश्न अवश्य बनते हैं। जैसे आपका प्रश्न आ सकता है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है? ठीक है, तो कैसा है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, या हम कह सकते हैं अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कोयला किस प्रकार का स्रोत है? परंपरागत है या अपरंपरागत है, गैर परंपरागत है? तो आप बता सकते हैं ये क्या है? परंपरागत है। तो आराम से आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए, ऊर्जा संसाधन में हमने इतना सारा पढ़ने के बाद आज का जो मुख्य टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न जो है सब जगह बनते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा में नहीं, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, वहां जो है जो टॉपिक मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं अवश्य प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अब जो है आणविक ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आणविक ऊर्जा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आणविक ऊर्जा की। आणविक ऊर्जा की, जिसको हम आणविक ऊर्जा को हम जो है परमाणु ऊर्जा भी कह सकते हैं, या न्यूक्लियर पावर इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे दोस्तों कि जो आणविक ऊर्जा है यानी जो परमाणु ऊर्जा है, ये कैसे इसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, आणविक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से दो खनिज महत्वपूर्ण है। ठीक है, आणविक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए
ठीक है। या परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से दो खनिज महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक खनिज है आपका यूरेनियम, यूरेनियम, और जो दूसरा खनिज है दोस्तों वह है थोरियम। ठीक है। ये दो खनिज जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से ये दो खनिज बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है। कौन कौन से? यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोटा मोटी इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों कि यूरेनियम और थोरियम भारत में कहां कहां पैदा होता है, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, अभी पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहे हैं, तो हम केवल इंडिया के बारे में भी जानकारी लेंगे दोस्तों। अगर यूरेनियम की मैं बात करता हूं तो आपने नाम सुना होगा, एक जो है झारखंड राज्य है हमारे भारत में, है ना, जिसकी राजधानी कहां है? रांची है दोस्तों। इसी झारखंड में एक जगह है सिंह भूमि। कौन सी जगह है? सिंह भूमि। तांबा की एक पट्टी पाई जाती है। इसी सिंह भूमि में जो है यूरेनियम जो है पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं दोस्तों तो राजस्थान में पाया जाता है यूरेनियम। राजस्थान, जिसकी राजधानी कहां है? जयपुर है। ठीक है। तो राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है दोस्तों? अगर आप लोग बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इंडियन मैप की सहायता से दोस्तों इसको पहले भी आप लोगों को, जब मेरी जो फर्स्ट वीडियो आई उस पे मैंने डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर कोई हमारे नए दोस्तों ने अगर नहीं देखी है वो वीडियो, तो वो वीडियो को अवश्य देखिएगा। आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त नॉलेज प्राप्त होगा। ठीक है। हाँ, हो सकता है उस समय मेरे पास संसाधन की कमी थी दोस्तों, मैं रोलिंग बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ा रहा था, आज जो है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों थोड़ी उसकी जो क्या कहते हैं वीडियो है दोस्तों वह धुंधली होगी। ठीक है। आप लोग बार बार पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, यूरेनियम भारत में झारखंड राज्य में सिंहभूमि जगह पे पाई जाती है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, उदयपुर, उदयपुर को जो है लेक सिटी भी कहा जाता है भारत की। ठीक है। इसके अतिरिक्त उदयपुर, झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू, अलवर, यहां जो है दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है। क्या कहा मैंने? झारखंड में सिंहभूमि, और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं उदयपुर, झुंझुनू, अलवर में। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में एक जनपद है आपका दुर्ग। दुर्ग, यहां भी जो है यूरेनियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में भंडारा, भंडारा, यहां जो है यूरेनियम के थोड़े बहुत निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारा यानी उत्तराखंड का एक पड़ोसी राज्य है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी कुल्लू के निकट, ठीक है, यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। कहां? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहां? कुल्लू। और बड़ी बहुत अच्छा एक पर्यटक नगर भी है। ठीक है। अगर गर्मियों के मौसम में अगर आप लोग घूमने का अगर प्लान करेंगे तो कुल्लू अवश्य जाना दोस्तों। तो हमारे भारत में जो यूरेनियम उत्पादक प्रमुख राज्य हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? झारखंड में सिंहभूमि है, राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, झुंझुनू और अलवर है, मध्य प्रदेश में दुर्ग है, महाराष्ट्र में भंडारा है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के निकट है। ठीक है। ये तो हमने बात कर दी, यूरेनियम की बात कर दी। किसकी बात कर दी दोस्तों? यूरेनियम की बात कर दी हमने। किसकी बात कर दी? ये यूरेनियम की बात कर दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों थोरियम की। भारत में जो थोरियम है दोस्तों, देखो यूरेनियम भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। यूरेनियम को भारत को जो है यूरेनियम आयात करना पड़ता है। ठीक है।
लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जितना भी अगर हम बात करते हैं नहीं से कुछ भला दोस्तों, तो कुछ ना कुछ मात्रा जो है इन क्षेत्रों में जरूर यूरेनियम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं थोरियम की। भारत में जो थोरियम है दोस्तों, मुख्य रूप से केरल में, मुख्य रूप से केरल में, ठीक है, कहाँ, केरल में, जिसकी राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, केरल के तटीय क्षेत्रों में, केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में, केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में बालू के निक्षेपों के साथ मिला होता है, ठीक है, बालू के निक्षेप के साथ मिला होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों तमिलनाडु में भी पाया जाता है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में देखो, एक तो मैंने क्या कहा, केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में, तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने, केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वहां विशाखापट्टनम में, कहा, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में। और उड़ीसा में, जो उड़ीसा में महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में, यानी डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा में ये, ठीक है, यहां इतनी जगह जो है दोस्तों ये क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। कहां कहां, केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और उड़ीसा के महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है दोस्तों क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। मुख्य रूप से जो थोरियम है दोस्तों, इसमें जो है मोनाजाइट और इल्मेनाइट, ठीक है, इन दो तत्वों का योग होता है। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आणविक ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने में जो दो मुख्य खनिज हैं कौन कौन से हैं, यूरेनियम और थोरियम। हो सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक है, किसी भी एग्जाम में यहां से प्रश्न आपका अवश्य बनेगा। ऐसा भी आ सकता है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किन दो खनिजों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, यूरेनियम और थोरियम। ये तो बहुत आसान है। हो सकता है ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि भारत में थोरियम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो आप आराम से बता सकते हैं केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में। अगर ऑप्शन आते हैं केरल राज्य के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम या उड़ीसा महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में, उपरोक्त में से सभी, तो आप आराम से बता सकते हैं इतने सारे क्षेत्रों में जो है थोरियम पाया जाता है। अगर हम यूरेनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो झारखंड में जो है सिंहभूमि, और राजस्थान में अलवर, झुंझुनू और उदयपुर, जिसको हम लेक सिटी भी कहते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों महाराष्ट्र में भंडारा है, और मध्य प्रदेश में दुर्ग है, ठीक है। यहाँ जो, और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू वाले क्षेत्र में जो है दोस्तों यूरेनियम थोड़े बहुत भारत में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने में इन दो खनिजों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया, ठीक है। आप लोग अगर चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत जो है आणविक ऊर्जा का इतिहास जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया के रेफरेंस में, ठीक है, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में सर्वप्रथम, भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 में होता है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है दोस्तों, परमाणु या आणविक, जो भी कहते हो आप, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, ठीक है, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, NEC। सबसे पहले भारत में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाती है, और स्थापना कब की जाती है दोस्तों, 1948 में,
कब की जाती है? 1948 में की जाती है। कब की जाती है? 1948 में सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों टॉम्बे में 1954 में, टॉम्बे में जो है परमाणु ऊर्जा संस्थान को विकसित रूप दिया जाता है, ठीक है, 1954 में। लेकिन फिर 1954 में जो टॉम्बे परमाणु संस्थान है दोस्तों, उसका नाम बदल दिया जाता है। कब बदला जाता है? 1954 के ठीक 13 साल बाद, यानी 54 में अगर आप 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 67, 67। 1967 में जो है दोस्तों इस टॉम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान को जो है बार्क के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। किसके रूप में? बार्क। आपने सुना भी होगा, और ये प्रश्न सदाबहार प्रश्न है। बार्क का पूरा क्या नाम है, या बार्क की स्थापना भारत में कब होती है? पक्का ये प्रश्न बनेगा दोस्तों। तो आप आराम से बता सकते हैं 1967 ईस्वी में बार्क की स्थापना होती है। अगर हम बार्क के पूरे नाम की बात करते हैं, बार्क स्टैंड फॉर, ठीक है, या फुल नेम ऑफ बार्क, तो हम बता सकते हैं दोस्तों बी फॉर बॉय नहीं, बी फॉर क्या है दोस्तों? भाभा, ठीक है, बी फॉर भाभा। भाभा जो है दोस्तों, देखो आपने हमारे देश के एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हुआ करते थे दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा, उनके नाम से जो है इस संस्थान का नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो भाभा, ए फॉर क्या है? एटॉमिक, क्या है? एटॉमिक, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च, और सी फॉर क्या है? सेंटर, सी फॉर सेंटर, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है। अगर हिंदी में अगर हम बात करते हैं दोस्तों बार्क का, तो हम लिख सकते हैं भाभा एटॉमिक मीन्स आणविक या परमाणु, भाभा परमाणु, ठीक है। रिसर्च मीन्स होता है शोध, और सेंटर मीन्स होता है केंद्र, ठीक है। भाभा परमाणु शोध केंद्र कहो, या भाभा आणविक शोध केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बार्क का पूरा नाम होता है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा बहुत हमने आणविक ऊर्जा के बारे में स्टडी कर लिया है। एक बार मैं इसको क्विक रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 में भारत जब स्वतंत्र होता है दोस्तों, तो देश की जो बागडोर है वो हमारे देशवासी को ही मिल जाती है, ठीक है। उससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन की स्थापना की जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है दोस्तों 1954 में टॉम्बे परमाणु क्षेत्र को जो है विकसित करने का काम किया जाता है, या विकसित करने के लिए इस परमाणु ऊर्जा संस्थान को जो है विकसित करने के लिए इसको जो है टॉम्बे परमाणु केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 1967 में ठीक 13 साल के बाद बार्क यानी जो टॉम्बे परमाणु संस्थान है दोस्तों, वह संस्थान को जो है नया नाम दे दिया जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? बार्क, ठीक है। और बार्क का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी भाभा परमाणु शोध केंद्र होता है। 1967 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है, नया नाम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में आणविक ऊर्जा के जो रिएक्टर हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए, ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। अब देखिए दोस्तों, जो भारत में आणविक ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ किए गए हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम या सबसे पहला जो आणविक ऊर्जा गृह स्थापित किया गया था दोस्तों, वो है आपका तारापुर। कहाँ है? तारापुर। देखो सबसे पहला कहाँ का? भारत का। मैं लिख देता हूं यहां पर, भारत का
पहला आणविक ऊर्जा गिरह, ठीक है, ऊर्जा गिरह, ठीक है, भारत का पहला आणविक ऊर्जा गिरह तो सबसे पहले कहां स्थापित किया गया था दोस्तों? तारापुर में, ठीक है। तारापुर कहां है यानी किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है, ठीक है। क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर का संबंध इसी महाराष्ट्र राज्य से है। स्वर सामग्री स्वर्गीय लता मंगेशकर का जो संबंध है वो भी महाराष्ट्र राज्य से ही है। तो दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भारत का पहला आणविक ऊर्जा गिरह है तारापुर, वह जो है महाराष्ट्र में। राज्य की अगर बात करें तो हम महाराष्ट्र कह सकते हैं। और दोस्तों अगर महाराष्ट्र में भी किस जनपद में है तो आप कह सकते हैं ठाणे में। कहां है? ठाणे में। आपको याद आ रहा होगा ठाणे नाम सुन के 1853 में भारत में सबसे पहले जब रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ठाणे में, ठीक है। अगर एग्जैक्ट स्थान पूछा जाएगा दोस्तों तो बोईसर कह देना, ठीक है। बोईसर में जो है तारापुर आणविक ऊर्जा गृह की स्थापना की गई है। इस तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र पर जो है 4 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। कितने रिएक्टर? 4 रिएक्टर, ठीक है। और इस तारापुर आणविक ऊर्जा गृह की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1400 मेगावाट, ठीक है। कितनी है? 1400 मेगावाट। 1400 मेगावाट क्या? विद्युत क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, तारा नहाने के लिए महाराष्ट्र चलेगी। बात समझ रहे? तारा नहाने के लिए महाराष्ट्र चलेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात कर सकते हैं रावत भाटा। देखो रावत भाटा जो है दोस्तों ये दूसरा आणविक ऊर्जा गृह है भारत का, ठीक है। कहां है? ये राजस्थान में है। कहां है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहां है? आपको पता है जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान में भी कहां? कोटा के निकट है। कहां है दोस्तों? कोटा के निकट है रावत भाटा, ठीक है। ये दूसरा भारत का आणविक ऊर्जा गिरह है, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बड़ा ही सुंदर नाम है काकोरा, काकरापारा, काकरापारा, ठीक है। जो काकरापारा आणविक शक्ति गृह है या आणविक ऊर्जा गृह है दोस्तों वह जो है गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। वही गुजरात दोस्तों जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म राज्य, ठीक है, काकरापारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आणविक ऊर्जा गृह है दोस्तों वह है आपका कैगा। कैगा, बात समझ रहे हैं? और कैगा कहां है दोस्तों? यह है आपका कर्नाटका में, ठीक है। कहां है? कर्नाटका में, ठीक है। गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर। और कर्नाटका के आपको पता ही है बेंगलुरु, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवा जो आणविक ऊर्जा गृह है, पांचवा और छठा दोनों जो एटॉमिक पावर स्टेशन हैं या एटॉमिक पावर रिएक्टर हैं स्थापित किए गए हैं दोस्तों, ये जो है तमिलनाडु राज्य में किए गए हैं। कौन कौन से? कलपक्कम, कलपक्कम और छठा जो है कुडनकुलम। ये दोनों जो है आणविक ऊर्जा गृह जो है कहां है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। बात समझ रहे हैं? ये कहां है? तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं दोस्तों 7वें नंबर की। अगर आणविक ऊर्जा गृह 7वें नंबर की बात करते हैं तो नरोरा है। कौन सा है? नरोरा, मत रोना, ठीक है, नहीं रोना है, याद रखना। ये कहां है? नरोरा। नरोरा जो है दोस्तों ये भारत का जनसंख्या की दृष्टि से
सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ, नवाबों का शहर। बात समझ रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, लगभग लगभग इतनी ही जनसंख्या दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है दोस्तों, ब्राजील, ठीक है। कौन है? ब्राजील। तो याद रखना, नरोड़ा ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो भारत की ये जो 7 आणविक ऊर्जा गृह हैं दोस्तों, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को इन 7 आणविक केंद्रों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। देखो, तारापुर जो आणविक ऊर्जा गृह है दोस्तों, ये भारत का सबसे पहला आणविक ग्रह होता है, ठीक है। यहां जो है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य याद आ रहा है मुझे इसमें भी, ये महाराष्ट्र के ठाणे जनपद में बोईसर के निकट जो है निकटतम जो है स्थापित किया गया है। जो तारापुर आणविक केंद्र है दोस्तों, वह अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? अमेरिका की। क्योंकि उस समय भारत के पास बहुत अच्छी तकनीकी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। जितना आज भारत के पास तकनीकी ज्ञान है दोस्तों, इतना नॉलेज उस समय टेक्नोलॉजी का भारत के पास नहीं था। तो भारत ने जो है अमेरिका की सहायता से जो है तारापुर में पहला आणविक ऊर्जा गृह स्थापित किया था। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। अगर आप चाहें तो यहां नोट कर सकते हैं, अमेरिका की सहायता से। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से किया था दोस्तों। कब स्थापित किया गया था? अगर पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, देखो 1962-63 में इसकी शुरुआत होती है और 1969 तक जो है ये बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1969 में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। कौन? तारापुर आणविक ऊर्जा गृह। बात करते हैं रावत भाटा की दोस्तों, ये राजस्थान में है, कोटा के निकट है। ये भारत का ये भी जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। आणविक ऊर्जा पावर स्टेशन है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों आपने, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। काकरापारा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये गुजरात में है। कैगा की बात करते हैं, कर्नाटका में है। कलपक्कम और कुडनकुलम ये जो है तमिलनाडु में है। और नरोड़ा जो है उत्तर प्रदेश। देखो दोस्तों, नरोड़ा के बारे में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य याद आ रहा है और ये प्रश्न बनता भी है दोस्तों। नरोड़ा ऊर्जा यानी आणविक ऊर्जा जो गृह है दोस्तों, वह पूर्ण रूप से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्मित किया गया है, ठीक है। यानी भारत ने जो है उत्तर प्रदेश के नरोड़ा में, देखो ये किसके समीप है? बुलंदशहर। बात समझते हैं? आपने उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम सुना होगा, बुलंदशहर। उसके निकट जो है दोस्तों ये नरोड़ा आणविक ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। इस आणविक ऊर्जा केंद्र की स्थापना भारत ने अपनी पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी के आधार पर किया गया है, ठीक है। यहां पर जो है किसी भी देश की सहायता नहीं ली गई है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैंने जो ये आणविक ऊर्जा से संदर्भ में जो वीडियो बना रखी है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो दोस्तों आप पेपर उठा के देखिए, यहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं। हो सकता है आपका प्रश्न आ सकता है कि नरोड़ा आणविक ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं होगा तो बुलंदशहर ऑप्शन होगा, ठीक है। तारापुर आ सकता है, मैंने आपको बता दिया। ऐसा भी आ सकता है कि भारत का पहला आणविक ऊर्जा स्टेशन कहां स्थापित किया गया? वो तारापुर में, ठीक है। और तारापुर जो है दोस्तों कहां है? महाराष्ट्र के ठाणे जनपद में बोईसर के निकट तारापुर स्थापित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रावत भाटा, तो राजस्थान कोटा के निकट है। काकरापारा गुजरात में है। कैगा कर्नाटका में है, ठीक है। कलपक्कम और कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। और नरोड़ा के बारे में हमने पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग हमेशा याद रखो यार, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त कंटेंट बताता हूं, ठीक है। अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूं दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से
और बिल्कुल आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों को एनसीईआरटी तथ्यों को बताने का। ठीक है, आप लोगों से मुझे जितनी उम्मीद है दोस्तों, आप लोग उस उम्मीद पे अभी तक तो बहरहाल खड़े नहीं उतर पाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितनी मुझे उम्मीद है यार, आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें। अगर आप लोगों को किसी को कोई शिकायत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। ठीक है, और अगर किसी भी जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है या कोई इस प्रकार की कोई नेसेसरी है दोस्तों, तो अगर आप चाहें, आप हमको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला हुआ है, आप उसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्वयं देखना भी है और इसको जो है शेयर भी करना है और इससे नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है दोस्तों व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, आप लोग वहां मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट बॉक्स पे कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें। और दोस्तों ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बागनाथ क्लासेस।